नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लाट की संकल्पना के बारे में। रिफ्ट घाटी अर्थात भ्रंश घाटी की उत्पत्ति से संबंधित हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर रिफ्ट वैली की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था भ्रंश के बारे में, फाल्ट के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे उसी के क्रम में, जब चूँकि पिछली वीडियो में भ्रंश घाटी की बात हुई थी, उससे लेकर के आखिर जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई कि आखिर जो रिफ्ट वैली है वो कैसे बनती है, आखिर वो तनाव की वजह से बनती है या फिर संपीड़न की वजह से बनती है। उसके ऊपर ये संकल्पना है जो हम बर्लाट की संकल्पना के बारे में देखेंगे। क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला में मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं आज की संकल्पना, बर्लाट की संकल्पना है। आखिर कैसे निर्माण हुआ है रिफ्ट वैली का। ये पीछे डायग्राम बने हुए हैं 3, जिनके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ है जो संकल्पना बर्लाट की, उसके बारे में। दरअसल बता दें कि रिफ्ट वैली को लेकर के 2 तरीके की संकल्पनाएं हैं, एक है तनाव मूलक संकल्पना, दूसरी है संपीड़नात्मक संकल्पना। तो सबसे पहले तनाव मूलक संकल्पना की बात कर लें। बहुत समय तक तनाव मूलक संकल्पना ही सबसे ज़्यादा फेमस थी और उसकी मान्यता प्राप्त थी, लेकिन आगे चल करके उसके कई सारे विरोध हुए। और कौन कौन से आखिर उसमें ऐसी बातें क्या थी जिनके आधार पर उनका विरोध हुआ, ये देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर है क्या तनाव मूलक संकल्पना। मैं हल्का सा बता दूं, फिर मैं ये बात करता हूँ आगे। तनाव मूलक संकल्पना के आधार पर जब देखेंगे तो मान लीजिए जैसे ये कोई, इसमें बात की गई थी आर्क के जैसे, मतलब कि जो मेहराब होता है उसके आधार पर बात की गई थी कि कुछ इस तरीके से मेहराब, आप जानते हैं ना, जैसे जो ये मान लीजिए जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है, इसको मेहराब बोला जाता है, मेहराब। तो अब जैसे इन्होंने बताना था कि जैसे पहले 2 दीवालों के बीच में ईंटों का जो मेहराब होता है, उसी तरीके के आधार पर संकल्पना दी गई कि 2 दीवारें जैसे मान लीजिए दूर चली जाएंगी तो खिसक जाएंगी, तो जो बीच का हिस्सा होगा मेहराब का, इसमें चटकन पड़ जाएगी इस हिस्से में, और ये वाला हिस्सा टूट करके क्या होगा कि नीचे गिर जाएगा और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हिस्सा टूट करके क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरने की वजह से जो ये वाला हिस्सा जो था ये पहले उठा रहेगा, और ये जो बीच का हिस्सा था नीचे धंसने की वजह से क्या होगा, ये रिफ्ट वैली कहलाएगी, रिफ्ट वैली कहलाएगी। ये बात कही गई पहले, लेकिन अब इसमें कई सारे इसके विवाद भी खड़े हुए कि आखिर ये ऐसे कैसे बताया जा रहा है। अगर जो ये हिस्सा नीचे धंस रहा है तो ये हिस्सा नीचे, यहाँ पर इतना नीचे आया, तो अब सीधी बात है नीचे खाली स्थान कौन सा था। अगर जो ये हिस्सा नीचे आया तो लावा को इसने, मतलब मैग्मा को नीचे इधर उधर खिसकाया होगा। तो जो दरार है, जो ये जो दरार थी, इसमें से आपको ज्वालामुखी का उद्गार आपको देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि इस हिस्से पर क्या हुआ था, क्रैक पड़े थे। क्रैक पड़ने की वजह से क्या हुआ था, ये हिस्सा नीचे धंसा था, इस वजह से क्या होना चाहिए, यहाँ पर ज्वालामुखी वगैरह यहाँ पर निकलने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। चलिए मान लीजिए ये जो नीचे, ये हिस्सा नीचे धंसने की वजह से क्या हुआ कि इसने पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लिया, लावा ऊपर नहीं निकल पाया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक चलिए सही मान भी लिया जाता है। लेकिन अगर जो इसके आगे की बात करें, अगर जो हिस्सा और इधर खिसकेगा और हिस्सा खिसकेगा, तो इसका तो हिस्सा फिक्स है कि ये वाला टूटा हुआ हिस्सा इतना ही होना चाहिए। तो अगर ये और इधर खिसकेगा तो यहाँ पर दरार पड़ेगी तो यहाँ से ज्वालामुखी निकलने चाहिए, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो यहाँ पर फिर भी ऐसा नहीं होता है। तो आखिर क्यों नहीं होता है, जबकि जितनी भी रिफ्ट वैली उनमें इस तरीके से दिखना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। तो बस यहीं पर क्या होता है, विवाद की स्थिति बनेगी, और यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं अपने अपने तर्क देंगे। उनका मानना यही था कि जो तनाव मूलक है, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की वजह से जो हिस्सा नीचे धंस गया यहाँ पर, इस वजह से रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इसको उलट यहाँ पर संकल्पना आती है संपीड़नात्मक बल के अनुसार। तो इसी में संकल्पना देते हैं बर्लाड है। बर्लाड की संकल्पना कहती है कि रिफ्ट वैली का जो निर्माण हुआ है वो संपीड़नात्मक बल के कारण हुआ है, मतलब कि जो कंप्रेसर की वजह से, दबाव की वजह से इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हुआ। अब ये कैसे हुआ है तो देखें, तो आइए बात करेंगे। बर्लाड की संकल्पना, रिफ्ट वैली का निर्माण संपीड़नात्मक बल के कारण हुआ है। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। आइए इधर डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये एक इस दृढ़ भूखंड है, मतलब एक भूखंड है जिसपे ये पूरा एक भूखंड है। तो इस भूखंड में देखेंगे तो दोनों बल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। पास में आने की वजह से मतलब दोनों बल एक दूसरे के आमने सामने काम कर रहे हैं इस तरीके से। तो बल अगर जो एक दूसरे से आमने सामने काम करेंगे, मान लीजिए जैसे ये है, इस पर अगर जो बहुत तेजी से प्रेशर दिया जाएगा तो ये क्या होगा कि इसमें बीच में क्रैक पड़ जाएगा। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इसे ये वाला हिस्सा इधर खिसक रहा है, ये वाला हिस्सा इधर खिसक रहा है। अब इन दोनों के आमने सामने खिसकने की वजह से ए लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, ये क्रैक पड़ गया, इस चट्टान में क्या हुआ, क्रैक पड़ गया। लेकिन ये एक दूसरे से अभी भी एक दूसरे के पास जा रहे हैं। क्रैक यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रैक पड़ गया इसमें। द्वितीय अवस्था ऐसी आएगी कि इस क्रैक पड़ने, जहाँ पे क्रैक पड़ा है तो ये चट्टान यहाँ से कमजोर हो जाएगी, और ये चट्टान जब कमजोर होगी तो और जब प्रेशर की वजह से जाएगी तो ये वाला हिस्सा
दूसरे के ऊपर क्या होगा, ये चढ़ जाएगा। मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसे यहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया। दूसरी अवस्था में क्या होगा, ये जो चट्टान थी ये वाला हिस्सा ये दूसरे वाले के ऊपर चढ़ जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी लगभग। जैसे मैं बता दूं, ये एक दूसरे के पास आ रहे थे, आने की वजह से तो क्या हुआ, एक दूसरे से ऊपर चले जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से क्या हुआ, टूट गया, टूटने की वजह से क्या हुआ, ये हिस्सा ऊपर चढ़ गया, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो गया, मतलब ये वाला हिस्सा क्या था, ये वाला हिस्सा आमने सामने आकर टकराने के बाद ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया, टूटने के यहाँ पे क्रैक पड़ा, क्रैक के बाद ऊपर चढ़ गया इसके ऊपर। मतलब ये वाला हिस्सा जो था ये उसके नीचे आ गया, ये उसके ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर आने की वजह से इस चट्टान का अपना कुछ दबाव भी होगा, इस चट्टान का अपना दबाव होने की वजह से क्या होगा, ये इसके ऊपर अपना इसका वेट भी होगा, तो इसके ऊपर प्रेशर डालेगी दूसरी वाली चट्टान के ऊपर, क्योंकि ये चट्टान अभी और भी अंदर जा रही ना, ये वाली भी इधर से आ रही। तो इससे होगा है कि एक भूखंड ये हो गया, मान लीजिए जैसे हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, ये वाला भूखंड x है तो ये y है, तो इससे क्या होगा कि x वाला भूखंड जो होगा ये यहाँ पर और ऊपर चला जाएगा, y वाला भूखंड जो होगा इसमें जो है ये इसके ऊपर जो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि इसमें और भी एक दरार पड़ जाएगी। मतलब यहाँ पर ए दरार जो थी इससे ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पर क्या पड़ जाएगी, बी दरार पड़ेगी। मतलब कि जो बी दरार जब ऊपर जाएगी तो यहाँ से एक क्रैक इसमें पड़ जाएगा इस जगह पे, यहाँ पर भी एक क्रैक जो पड़ेगा, ये बी वाला जो क्रैक यहाँ पे पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से और टूट जाएगा। मतलब ये वाला हिस्सा टूट जाएगा। अब ये हिस्सा टूटने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो मतलब बी और डी वाला हिस्सा जो है ये ऊपर और चढ़ जाएगा, ये क्या होगा और चढ़ जाएगा ऊपर, ये हिस्सा क्या होगा ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब कि अब इसको फिगर तीसरे नंबर के फिगर के जरिए समझने की, 3 स्टेज को समझने की कोशिश कीजिए। तीसरी स्टेज में क्या होगा कि जो ये वाला हिस्सा था ये तो ऊपर उठा ही था, यहाँ से एक और दरार पड़ गई। दरार पड़ने की वजह से क्या हुआ कि जो ये वाला जेड भूखंड था, मतलब कि दरार पड़ने के बाद ये एक्स, वाई और जेड 3 भूखंड हो गए। 3 भूखंड में मैंने बताया एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया और एक जेड हो गया। अब 3 भूखंडों में देखेंगे तो ये जो दरार पड़ने की वजह से ऐसा हो गया कि यहाँ पे एक दरार पड़ी और एक यहाँ पे दरार पड़ी। ये वाला भूखंड ऊपर हुआ, यहाँ पे दरार पड़ने की वजह से क्या होगा कि जो ये आमने सामने की ओर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस वजह से यहाँ पर जो क्रैक पड़ा है, यहाँ पे ये चट्टान ऊपर की तरफ आ जाएगी इस तरीके से। अब जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये वाला हिस्सा जो था इस तरीके से आया, ये हिस्सा ऊपर उठ गया। अब ये ऊपर उठा तो ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, यहाँ पर क्या होगा इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाने की वजह से जो ये दूसरा वाला हिस्सा था, मतलब कि जो मैंने अभी वाई बताया है, वाई भूखंड जो था यहाँ से बीच में इस जगह से मेरी उंगलियों के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा क्रैक पड़ जाएगा, दबाव डालेगा ना इसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्रैक पड़ जाएगा। क्रैक पड़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर क्रैक पड़ने की वजह से ये हिस्सा और ऊपर की ओर जाएगा, तो जो बीच वाला हिस्सा था वो नीचे बैठ जाएगा। देखिए ये वाला भी ऊपर जा रहा है, ये वाला भी ऊपर जा रहा है। अब बीच का हिस्सा जो था बीच नीचे ही रह जाएगा और आसपास के हिस्से जो थे वो ऊपर उठ जाएंगे। मतलब सी और ए और बी और डी, ये वाले हिस्से जो आपको ऊपर के दिख रहे हैं ये ऊपर दिखने लगेंगे। मतलब कि वाई भूखंड जो है वो नीचे रह जाएगा, एक्स और जेड जो है वो आपको ऊपर की ओर चले जाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि ये हिस्सा नीचे दिखने लगता है और यही कहलाती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, तो बीच वाला हिस्सा जो था ये नीचे जो बैठा हुआ हिस्सा था, इसको बोला गया रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी हुई। तो इसके आधार पर क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा नीचे बैठने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। आसपास के ऊपर उठी हुई चट्टानें ब्लॉक माउंटेन कहलाई। ये वाला आप समझ सकते हैं, ये वाला क्या हुआ इससे, रिफ्ट वैली। अब इसको दोबारा समझे तो देखिए सबसे पहले आपको समझना यही कि किसी दृढ़ भूखंड पर जब आमने सामने बल कार्य करते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है कि उनमें एक दरार मतलब क्रैक पड़ जाता है। क्रैक पड़ने की वजह से क्यों क्रैक पड़ता है, संपीडनात्मक बल के कारण क्रैक पड़ जाता है। और क्रैक पड़ने की वजह से एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है या कहीं छेपित हो जाती है। तो स्थिति ये बनती है कि जब एक चट्टान दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो इस वजह से क्या होता है कि दूसरी वाली चट्टान पर भी संपीडनात्मक बल के कारण क्या होता है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है और जो दूसरी चट्टान है उसमें भी क्या होता है, दरार पड़ जाती है, क्रैक पड़ जाती है। जहाँ से क्रैक पड़ता है उसके ऊपर संपीडनात्मक बल के कारण ही वो चट्टान दूसरी ऊपर और उठ जाती है और मध्यवर्ती हिस्सा क्या होता है, मध्यवर्ती हिस्सा नीचे बैठ जाता है, बैठा हुआ लगता है। इस वजह से जो मध्यवर्ती क्षेत्र में जो घाटी बनती है उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। समझने के लिए आइए देखते हैं, इसमें देखिए दृढ़ भूपटल पर ये दृढ़ भूखंड मैंने बताया, ये दृढ़ भूखंड
भूपटल कुछ भी कह लीजिए, पर क्षैतिज बल आमने सामने लगता है इसे, और दबाव के कारण चट्टान में दरार पड़ जाती है। देखिए मैंने बताया चट्टान में दरार पड़ जाती है, दरार पड़ने के कारण एक भाग दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, मैंने बताया एक भाग दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, और नीचे वाली चट्टान पर संपीडन के कारण दरार पड़ जाती है। देखिए ये हिस्सा ऊपर चढ़ गया और जो संपीडन के कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक दरार पड़ गई, दरार पड़ जाती है। तीसरे नंबर पे हम देखें, तीसरी स्टेज में नीचे वाली चट्टान की दरार चौड़ी हो जाती है, मतलब इस वाली चट्टान जो है इसकी दरार जो है वो चौड़ी हो जाती है और उसका एक भाग दूसरे पर चढ़ जाता है, मतलब जो नीचे वाली चट्टान थी इसकी जो दरार है वो और चौड़ी हो जाएगी, और जो ये हिस्सा है ये हिस्सा इसका मतलब कि जो नीचे वाली चट्टान का एक हिस्सा दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, और जैसे मध्यवर्ती निम्न भाग में रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। देखिए मध्यवर्ती निम्न भाग में रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, ये क्या हो गई, रिफ्ट वैली हो गई। अब इसमें इन्होंने यह भी बताया था कि जो ये रिफ्ट वैली का निर्माण होता है इसमें पूरी तरीके से जो है वो चट्टानों के घनत्व के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिफ्ट वैली कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, कितनी दूर तक जाएगी, ये सब उसके ऊपर चट्टानों के घनत्व वगैरह डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके की चट्टान। देखिए अगर जो चट्टान की मतलब डेंसिटी ज़्यादा है तो आप देखने को मिलेगा, देखिए तो वो एक तरीके से कह सकते हैं उसकी चट्टान ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, आपको जो ये यहाँ पे जो रिफ्ट वैली आपको ज़्यादा गहराई तक देखने को मिलती है। तो ये सब बातें हैं, जैसे इसको आप समझ गए होंगे, जैसे इन्होंने XYZ बताया, तो इससे एक क्लियर हो गया कि आखिर इसके रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर हम जो तनाव मूलक बल था उसके आधार पर उसको नकार दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जो इस तरीके से चट्टानों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारी अभी भी खोजें होना बाकी हैं, बहुत सारे तर्क आना बाकी हैं। अभी भी इसमें पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि रिफ्ट वैली का निर्माण तनाव मूलक बल के कारण हुआ है या फिर संपीडनात्मक बल के कारण हुआ है। इसमें बहुत सारे, इससे पहले की जो संरचना थी जैसे मैंने बताया कि उसमें ज्वालामुखी मिलने चाहिए थे, लेकिन कुछ जगहों पर ज्वालामुखी मिलते भी हैं। इससे पहले मैंने बताया था जो अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है उसमें आपको देखेंगे तो आपको ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आपको, अर्थात इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सीधी बात है कि वहाँ पर आपको ज्वालामुखी जो देखने को मिल रहे हैं, इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि जो वहाँ पर भ्रंश का जो निर्माण हुआ है वो प्लेटों के या कहीं भूखंड के इधर उधर खिसकने की वजह से हुआ है, खिसकने की वजह से। अब चूंकि ये भी आप जान रहे हैं कि अफ्रीकी हिस्सा टूट करके दूर जा रहा है, इसका मतलब ये तो आप पास में तो आ नहीं रही है, वो हिस्सा टूट करके दूर जा रहा है, इसका मतलब जो भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है वो तनाव मूलक बल के कारण हुआ है। लेकिन ये इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिफ्ट वैली बनती है वो किसके आधार पर बनती है, वो संपीडनात्मक बल के कारण भी बनती है। दोनों बातें हैं, कहीं कहीं पर उस तरीके से बनी होगी, किसी तरीके से दूसरी तरीके से बनी होगी। तो ये दोनों बातें, क्योंकि जो आप देखेंगे तो डेथ वैली है वो आपको ऐसा लगता है कि वो संपीडनात्मक बल के कारण बनी है, अब ग्रेट रिफ्ट वैली आपको लगता है कि तनाव मूलक बल के कारण बनी है। तो अलग अलग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ग्राबेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ये है ना रिफ्ट वैली को ग्राबेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको रिफ्ट वैली कह लीजिए या ग्राबेन कह लीजिए, दोनों बातें एक ही। रिफ्ट वैली के बस ग्राबेन थोड़ा छोटा होता है, रिफ्ट वैली थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बस इतना ही, और कुछ अंतर खास है नहीं, लगभग एक ही, जैसे ग्राबेन या रिफ्ट वैली एक ही है। तो ये था आज की जो संकल्पना, बर्नलाट की संकल्पना। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बर्नलाट की। हालांकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न वगैरह आते नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये हो सकता है कहीं एग्जाम में पूछ ही लिया जाए, लेकिन वैसे ज़्यादा इससे प्रश्न वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन चूंकि परीक्षा के जो भी सिलेबस का हिस्सा है और देखेंगे तो बुक वगैरह में दिया हुआ है, और हम लोग रिफ्ट वैली पढ़ भी रहे हैं, तो उसके बारे में ये भी देख लें कि आखिर ये संकल्पना क्या कहती है, इसलिए मैंने इसको बताया। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, उसमें हम बात करेंगे जो वलन के बारे में, फोल्ड के बारे में। इससे पहले मैंने तनाव बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में फोल्ड के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।